दोस्तों नमस्कार। इस देश की जेनजी ने जब अपनी ताकत का एहसास इस देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों को कराया, उसके बाद इस्तीफा तो अभी सिर्फ एक ही हुआ है। बदलाव की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। और ये ट्रेलर जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के रूप में सामने आया, उसके बाद इस देश की सत्ता इतनी हिली हुई क्यों है? क्या प्रधान के बाद प्रधान सेवक का नंबर अब बेहद करीब आ गया है? क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है, कुछ इस तरह का घटनाक्रम आज दिल्ली में हुआ है। ताबड़तोड़ फैसलों की शुरुआत इस रूप में सामने आई है, जिसके बाद अब यह साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधान के बाद अगला नंबर अगर प्रधान सेवक का लग जाए तो कहीं से किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जंतर मंतर पर पिछले 3 हफ्तों के दरमियान जो कुछ भी हुआ और उसकी पूरी प्रतिक्रिया पूरे देश में देखने को जिस प्रकार से मिली, उसके बाद तो यह साफ हो चला था कि अब सत्ता के लिए चुनावी हिंदुत्व की बयार के साथ अपने लिए चुनावी नैरेटिव सेट करने का वो जमाना अब बीत चुका है। लेकिन आखिर आज ऐसा क्या हुआ है जिससे सत्ता हिली हुई दिखाई दे रही है? आप सबको पता है कि छात्रों का आंदोलन, जेएनजी का आंदोलन, पेपर लीक के मुद्दे पर हुआ आंदोलन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ एक अल्प विराम की तरफ गया है। अब ये अल्प विराम की तरफ है या पूर्ण विराम की तरफ गया है, इसको लेकर सरकार के अंदर माथापच्ची जारी है। माथापच्ची का कारण भी बड़ा साफ है। कारण यह है कि जेएनजी की ताकत ने सत्ता की अट्ठाहस को, सत्ता के गुमान को जिस तरह से धूल में मिला देने का काम किया, उसके बाद अब सत्ता के सामने विकल्प क्या बचता है? सरकार नरेंद्र मोदी की है। सरकार के सबसे बड़े इंतजाम करने वाले यानी सबसे बड़े प्रबंधक की भूमिका में गृह मंत्री अमित शाह आते हैं। और इन सब के बीच प्रबंधन और इंतजाम की एक कला कई बार किस रूप में लोगों ने देखी, तो जरा पश्चिम बंगाल में सर के प्रोसेस के सहारे आई सरकार को देख लीजिए। बिहार में नीतीश कुमार की खराब सेहत का फायदा उठाकर पिछले दरवाजे से सरकार में घुसने के पूरे कमाल को देख लीजिए। और तीसरी तरफ देश के दूसरे राज्यों में जो हो रहा था, खासकर महाराष्ट्र में और कुछ दूसरे इलाकों में भी देखने को मिला, नवीन पटनायक के यहाँ भी उड़ीसा में देखने को मिला, उन सब से ये साफ हो चला था कि देश के अंदर गुस्सा तो उबल रहा है। बस उस गुस्से को एक मुखर स्वर देने के लिए जिस मुद्दे की तलाश है, वो मुद्दे राजनीतिक दल मुहैया नहीं करा पा रहे। लेकिन याद रखिए कि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर जब राजनीतिक दल विकल्प देने की स्थिति में जनता के मुद्दों के आश्रय खुद को आगे बढ़ाने की स्थिति में विफल होने लगते हैं, तो जनता अपने मुद्दों के आश्रय खुद ही आगे बढ़ जाती है। और ये काम करके जनता ने दिखाया, जनता में नौजवानों के सबसे बड़े हिस्से ने दिखाया। उसके बाद आज जो फैसला लेना पड़ा है, उस फैसले की कल्पना आखिर किसने की थी? कल्पना से परे है वो फैसला। एक नाम आपको याद होगा, ये नाम है नंदन नीलकनी का। नंदन नीलकनी मनमोहन सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे। और इस देश में एक यूनिक आईडी का जो प्रयोग 2009 में शुरू हुआ, सबको एक नंबर देने का, हर नागरिक को एक 12 अंकों का नंबर देने की प्रक्रिया जो शुरू हुई, वो प्रक्रिया इन्हीं महाशय के, इन्हीं की सदारत में, इन्हीं के मार्गदर्शन में शुरू हुई। आधार नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और आधार नंबर देने की प्रक्रिया के साथ जिस प्रोजेक्ट को जोड़ा गया, उनका नाम नंदन नीलकनी था। इंफोसिस में लंबे वक्त तक काम किया। चुनाव भी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2014 में लड़े, लेकिन हार गए। यहां तक कि नंदन नीलकनी की सदारत में बनाए गए आधार कार्ड पर प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी ने भी कई सवाल उठाए थे। लेकिन सत्ता आती है, सिस्टम वही रह जाता है, और उस सिस्टम को दरकिनार कर अपना सिस्टम लाने की कवायद में जब नया सिस्टम कोलैप्स होना शुरू होता है, तब पुराने सिस्टम के लोगों की याद अनायास ही नहीं आती। एक तरफ एक सेफ्टी वॉल्व के इस्तेमाल की कोशिश कि आखिर नंदन नीलकनी आएंगे तो होगा क्या। दरअसल एक एहसास जताने की कोशिश है कि हम विपक्ष को भी तवज्जो देते हैं। अब कितनी तवज्जो विपक्ष को मिलती है वो तो छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष में जो भाजपा के सांसद हैं, उन्हें नारा लगाने और सदन में बटन दबाने के सिवा और कितनी तवज्जो मिलती है, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं। केंद्र सरकार के मंत्रियों को कितनी तवज्जो मिलती है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार नंदन नीलकनी को लेकर आई है तो काम क्या दिया है? शिक्षा सुधार करने का। इसका मतलब क्या है? इसके पहले टीएस आर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो कमेटी बनाई,
क्या वो कमेटी शिक्षा सुधारों पर विफल साबित हुई है? और क्या मोदी सरकार पिछली कमेटी की विफलता को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करेगी? दरअसल मामला यहां शिक्षा सुधार से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन को से लेकर जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, कुछ ही दिनों पहले तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुगलों के इतिहास को सरकारी किताबों और एनसीईआरटी की किताबों से हटाने की वकालत कर रहे थे। उनका पूरा सिस्टम इसमें लगा भी हुआ था कि मुगल हिस्ट्री कम से कम पढ़ाई जाए, लेकिन मुगल तो इतिहास बन गए। इतिहास में उनकी जगह जितनी आज है 1000 साल भी उतनी ही रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान तो वर्तमान में ही इतिहास होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका वर्तमान ही उनका इतिहास बनता जा रहा है। तो आज की तारीख में इसे क्या माना जाए? याद रखिए, इतिहास एक बड़ा क्रूर निर्णायक होता है। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन वर्तमान के आधार पर नहीं, बल्कि वर्तमान में उसके कामकाज को भविष्य में लोग कैसे याद रखेंगे, इस आधार पर किया जाता है। और जब इस आधार पर किया जाता है तो निर्णायक के तौर पर जो इतिहास की भूमिका है वो बिना लाग लपेट के कहे तो क्रूरता के साथ सामने आती है। एक ऐसी क्रूरता जो क्रूरता ही उसकी खूबसूरती है। लेकिन मौजूदा दौर में सत्ता में बैठे हुए लोग इसे समझ नहीं पाए, और जब समझ नहीं पाए तो नंदन नीलकणी की जरूरत पड़ गई। वैसे मोदी सरकार को नंदन नीलकणी की जरूरत पहले भी पड़ी थी। किस काम के लिए? जीएसटी के लिए। उसके सॉफ्टवेयर में कुछ सरकार के अनुकूल, जीएसटी पेयर के अनुकूल बनाए जाने के लिए। वो कितना अनुकूल बन पाया वो जीएसटी देने वाले लोग बखूबी जानते हैं। आधार को लेकर जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसका क्या हुआ ये सभी जानते हैं। लेकिन वोटर लिस्ट तैयार करने के मामले में नंदन नीलकेनी के द्वारा बनवाए गए आधार कार्ड की उपयोगिता नहीं है, आधार नंबर की उपयोगिता नहीं है। वो वोटर लिस्ट के रिवीजन में काम नहीं आएगा, लेकिन नंदन नीलकेनी जरूर काम आएंगे। ये कौन सा विरोधाभास है, नरेंद्र मोदी की सरकार बेहतर बता सकती है। और इतने विरोधाभासों को, असहमति की आवाज को यदि जगह देने की नौबत शुरू से ही आ जाती, 2014 से ही आ जाती, तो शायद 150 पेपर लीक नहीं होते, शायद डिमोनेटाइजेशन का एक बेहद अनर्थकारी फैसला नहीं होता, जीएसटी को आनन फानन में देश के ऊपर थोपा नहीं जाता, इस देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में ले जाने वाला फैसला नहीं होता, और कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन को जिस तरीके से इंपोज किया गया है वो भी थोड़ा रेशनलाइज तरीके से, विवेकशील तरीके से देश के ऊपर थोपा जाता। दरअसल देश बदल रहा है। इस देश की डेमोग्राफी का वो हिस्सा अब राजनीति के भीतर, राजनीतिक तबके से अपनी ताकत मांग रहा है, इस सिस्टम के अंदर अपने लिए उचित अवसर की मांग कर रहा है, जो अवसर की मांग से वंचित करने की नीयत से उसे हिंदू मुस्लिम वाले सिलेबस में झोंका जा रहा था। लेकिन उस सिलेबस में झोंके जाने को वो तैयार नहीं था। आखिर मामला पलटा कैसे और आगे सत्ता क्यों डर रही है, यह सवाल बड़ा है कि क्यों प्रधान के बाद प्रधान सेवक की कुर्सी आगे नंबर उसका लग सकता है। यह सवाल जितना इस देश के बुद्धिजीवियों को के बीच में चर्चा का विषय है, उतना ही सत्ता और सिस्टम में बैठे हुए लोगों के बीच भी यह चर्चा का विषय है। कुछ तथाकथित कवि हैं, अलग अलग समय तक पर कविता सुनाते रहते हैं और कॉकरोच को लेकर तरह तरह के बयान देते हैं। इन तथाकथित कवियों और राज्यसभा के आकांक्षी कवियों की बात नहीं करे तो बेहतर है। लेकिन जैन जी ने जब अपनी ताकत का एहसास कराया, उसी जैन जी ने जो इन कवि महोदय की एक टपोरी टाइप कविता को लेकर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इनको हीरो बनाने का काम किया था, अब वो जैन जी उससे बाहर निकल चुका है। अब वो पेपर लीक के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सत्ता का जो डर है उसका असली कारण दूसरा है। जैन जी कहते किसे हैं? 1997 से लेकर 2012 के बीच में जन्मे लोगों को जैन जी कहते हैं। उस जैन जी का बहुत बड़ा हिस्सा वोटर है, वो अपनी मांग उठा रहा है। लेकिन 2013 से अब तक जन्मे लोगों को जैन अल्फा कहते हैं। जैन जी के आंदोलन में देखा गया कि जो 13-14 साल के जैन अल्फा वाली पीढ़ी है वो भी ठीक ठाक संख्या में वहां पहुंच रही है, और उस जैन अल्फा वाले लोगों की तादाद अगले 2-3 सालों में यानी 2029 के लोकसभा चुनाव तक और बढ़ेगी। मोटे तौर पर कहें तो 32-33 साल का नौजवान जैन जी और जैन अल्फा का हिस्सा होगा, और तब सरकार के लिए ज्यादा विकट स्थिति खड़ी हो सकती है। लिहाजा उस प्रेशर कुकर के कुछ प्रेशर को निकालने के लिए सरकार कमेटी बनाकर आगे बढ़ने की कोशिशें कर रही है। कमेटियों से इस देश में ना आज तक कुछ हुआ है
और न ही इन कमेटियों के सहारे कुछ उम्मीद की जा सकती है। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया था। उस वक्त उन्हीं की सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामविलास पासवान सदन में कह रहे थे कि सरकार में रहने पर जब सरकार को काम करना होता है तो काम कर देती है। जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे कोई कमेटी नहीं बनी, लेकिन सरकार को जब काम टालना रहता है, लोगों को मूर्ख बनाने जैसी प्रक्रिया करनी पड़ती है कि चलो किसी तरह टाल दो, तो टालने के लिए एक कमेटी बना दी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी सरकार के उस वक्त के मंत्री रामविलास पासवान कह रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कमेटी ये बनाई क्यों गई है, इस कमेटी का हल क्या निकलेगा, और इस कमेटी की सिफारिशों को कितनी सरकारें मानेंगी, कौन सी केंद्र सरकार मानेगी, कौन सी राज्य सरकार मानेगी, और खुद नरेंद्र मोदी सरकार इस पर कितना अमल कर पाएगी, ये सवाल अब तक अनुत्तरित है। क्योंकि शिक्षा एक सेंट्रल लिस्ट का विषय नहीं है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, राज्य, केंद्र और राज्य दोनों में है। और शिक्षा का मुद्दा जब केंद्र और राज्य दोनों में है, तो नरेंद्र मोदी सरकार उस पर अपना एजेंडा थोप कैसे पाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, परीक्षा का पेपर लीक होना शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ही नहीं, यह सरकार की तरफ से पेपर लीक के सिस्टम को दुरुस्त करने का मुद्दा है, न कि ये एजुकेशनल रिफॉर्म का मुद्दा है। लेकिन सर, एजुकेशनल रिफॉर्म शिक्षा सुधार से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये विशुद्ध रूप से आम जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। आखिर नंदन नीलकेनी ऐसा कौन सा काम कर देंगे जिससे पेपर लीक रुक जाएगा, ये तो वही जाने। जो काम सरकार को करना है, जो काम सरकार के सिस्टम को करना है, वो नंदन नीलकेनी बताएंगे सरकार को। सरकार अपने से कुछ नहीं करेगी। 12 सालों में क्या सरकार ने इतने काबिल लोगों को संसद में नहीं लाया? लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा ने अपनी पार्टी से नहीं लाया, जिनका इस्तेमाल वो एक कमेटी के तौर पर शिक्षा सुधार के लिए कर सके। अलग अलग समय से पर एक से एक शिक्षाविद देश के शिक्षा मंत्री रहे, प्रोफेसर यशपाल से लेकर नूरुल हसन तक, और मौलाना आजाद से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक, अर्जुन सिंह से लेकर माधवराव सिंधिया तक, एक से एक लोग देश के शिक्षा मंत्री रहे। लेकिन आज की तारीख में संसद को किस तरह का बनाया गया, जिन्हें सरकार चलाने की जिम्मेदारी जनता देती है, उन्हें किस तरह का बनाया गया, कैसे लोगों को टिकट दिया गया कि सदन के अंदर इतने काबिल लोग नहीं है कि उनकी कमेटी बनाई जा सके। नरेंद्र मोदी सरकार से मौजूदा दौर में अगले लोकसभा चुनाव के पहले जेनजी और जेन अल्फा को यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर कैसे लोगों को आप सांसद बनाकर ले जा रहे हैं जिनकी कोई कमेटी, जिनकी कोई पार्लियामेंट्री कमेटी कोई सिफारिश नहीं कर सकती। अगर पेपर लीक रोकना था तो शिक्षा मंत्रालय की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो क्या कर रही है? क्या उसे बिल बनाने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती थी? लेकिन ये सरकार है, जेनजी से डरी हुई है और जेन अल्फा के डर की अभी से गुंजाइश उसे दिख रही है। उस स्थिति में कहीं ना कहीं सबको एक तरह से संतुष्ट करने की नीयत से सत्ता अपना खेल खेलने की जो कोशिशें कर रही है, उसी खेल के तहत नंदन नीलकेनी की नियुक्ति पहला सरकार का कदम है। उसके बाद की स्थितियों में आपको देखने को मिलेगा कि कई ताबड़तोड़ फैसले एक के साथ एक होंगे। 2 दिनों में 2 फैसले आपने देख लिए, इनफैक्ट 3 दिनों में 3 फैसले आपने देखे। पहले शिक्षा सचिव को हटाया गया, फिर जेनजी के आगे झुकते हुए शिक्षा मंत्री को हटाया गया, फिर उसके बाद शिक्षा पर एक कमेटी बना दी गई। अब सवाल ये उठता है कि किसान आंदोलन जो हुआ, एमएसपी गारंटी किसानों की थी, उसके लिए कमेटी क्यों नहीं बनी? अग्निवीर को लेकर सवाल था, उसके लिए कमेटी क्यों नहीं बनी? सवाल यह है कि अब जेनजी क्या इस बात को लेकर सवाल तो नहीं पूछेगा कि सरकार डिलिमिटेशन के माध्यम से संसद के दोनों सदनों को मिलाकर जो 1200 सांसद करने की कोशिश कर रही है, जिसकी संख्या अभी 750 है, उस लगभग 750 की सीटों को बढ़ाकर जो 1200 करने की कोशिशें हो रही है, क्या ये जनता के पैसे पर दिल्ली में सांसदों की भीड़ नहीं बढ़ाई जाएगी? आने वाले वक्त में जेनजी ये सवाल पूछेगा कि क्या 776 सांसद इस देश की सेवा के लिए कम पड़ गए हैं? और उनसे सरकार कौन कौन से काम ले रही है कि अब उनसे काम नहीं हो रहा है, संख्या बढ़ाई जा रही है? 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात सरकार क्या इसलिए कर रही है ताकि उसे जेनजी और किसानों के सामने झुकना ना पड़े? आज उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है, पंजाब का चुनाव सर पर है, और ऊपर से इस देश में जेनजी की आवाज अपने चरम पर है, लिहाजा सरकार को झुकना पड़ा। इसी तरह से उत्तर प्रदेश और पंजाब का ही चुनाव था कि किसान आंदोलन पर कॉर्पोरेट फ्रेंडली तीनों किसान कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा था, और तब जाकर इस सरकार को यह समझ में आया कि
वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। एक ही बार में सब चुनाव करा लो और 5 साल तक मन मर्जी से फैसले करते रहो, ताकि 5 सालों के दरमियान बीच बीच में जनता के बीच जाना ना पड़े और जनता के डर का सामना ना करना पड़े। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके बाद जेन जी का अगला आंदोलन कब होगा, इसको लेकर आज की तारीख में इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग के बीच, पढ़े लिखे समाज के बीच और समाज शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोगों के बीच विमर्श का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि जो तादाद सड़कों पर निकली थी वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मान जाएगी और उसी से उसे बदलाव दिख जाएगा, उसी से उसके करियर का फैसला हो जाएगा। ये बात वो भी जानती है, वो पीढ़ी भी जानती है कि नहीं होना। तो देखते जाइए आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए अब स्थितियां वैसी नहीं है जैसे 2014 से 26 के बीच में थी। तब सत्ता का घोड़ा सरपट भाग रहा था, सिस्टम पर कब्जे की कोशिशें बेलगाम की तरह से हो रही थी और इन सब के बीच देश का आम आदमी और उसका बहुत बड़ा हिस्सा चुनावी हिंदुत्व के रंग में सराबोर था। लेकिन आज चुनावी हिंदुत्व का रंग उतर चुका है, आज जेनजी का रंग चढ़ चुका है, आज किसानों का रंग चढ़ चुका है, आज जनता के बुनियादी मुद्दों का रंग चढ़ चुका है। और जब मुद्दे सामने आते हैं तब कोई भी चुनावी हिंदुत्व, कोई भी मंदिर मस्जिद, सब के सब फेल हो जाते हैं, सब के सब जनता को बरगलाने की कोशिशों में पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इस देश का सिस्टम भला ऐसी कोशिशें करने से कब पीछे छूटेगा, ये बुनियादी सवाल है और इसका जवाब कब तक मिलता है। थोड़ा आप भी इंतजार करें, थोड़ा हम भी इंतजार करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।